नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्यिक कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने गोविंद पांडे जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से आधुनिक काल के अंतर्गत आने वाले भारतेंदु युग के बारे में पढ़ा था। आज हम द्विवेदी युग से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। जैसा कि मैंने बताया है कि चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और विषय के रूप में यदि आपने हिंदी को चुना है तो ये सभी वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं इसमें उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताती हूँ जो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या अक्सर पूछे जाते हैं। इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं से परीक्षा में आपको प्रश्न अवश्य रूप से देखने को मिलेंगे। तो यदि अभी तक आप चैनल के साथ जुड़े नहीं हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस प्रकार के वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अच्छे से अपनी तैयारी कर पाएँ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुँच पाए, तथा विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बहुत सारे विद्यार्थी जो मेरे चैनल के साथ लगातार जुड़े हुए हैं तथा मेरी वीडियोस का इंतज़ार करते हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो द्विवेदी युग के बारे में, जिसे हम जागरण सुधार काल के नाम से भी जानते हैं। अर्थात यदि परीक्षा में आता है कि जागरण सुधार काल किसे कहा जाता है तो द्विवेदी युग को ही जागरण सुधार काल कहा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल नाम से अभिहित किया है और इसकी समयावधि 1900 से 1918 ईस्वी तक मानी है। अर्थात ये जो आप जागरण सुधार काल देख रहे हैं ये नाम किसका दिया है तो नगेंद्र का दिया हुआ है, और नगेंद्र ने इसकी जो समयावधि निश्चित की है वो सन 1900 से 1918 तक मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा है। आपने पहली वीडियो में पढ़ा था भारतेंदु युग के बारे में, जहाँ पे रामचंद्र शुक्ल जी ने भारतेंदु युग को नई धारा प्रथम उत्थान कहा था। वही देखिए द्विवेदी युग को रामचंद्र शुक्ल जी नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखते हैं तथा इसकी समयावधि सन 1893 ईस्वी से सन 1918 ईस्वी तक मानते हैं। अगला है, हम देखेंगे द्विवेदी युग के कुछ मंडल के कवियों को और इनके काल क्रमानुसार विवरण को, जिसमें सबसे पहले आते हैं श्रीधर पाठक, और बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। श्रीधर पाठक का जन्म सन 1859 ईस्वी से 1928 ईस्वी तक माना गया है। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं श्रीधर पाठक, और बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से कि खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है तो श्रीधर पाठक है। श्रीधर पाठक ने ब्रज भाषा में मौलिक काव्य कश्मीर सुषमा नाम की रचना सन 1904 ईस्वी में की। कश्मीर सुषमा श्रीधर पाठक की बहुत महत्वपूर्ण और ब्रज भाषा की मौलिक रचना है, बहुत अच्छे से इसे देखिएगा। आगे हम श्रीधर पाठक द्वारा कुछ अनुदित काव्य ग्रंथ को देख लेंगे जो इस प्रकार है। अनुदित रचना में है गडेरिया और दार्शनिक। यह मूल रचना शेफर्ड एंड फिलोसफर का अनुवाद है। मूल रचनाकार इसके हैं ग्रे। तो ये महत्वपूर्ण रचना, इसे याद रखिएगा कि शेफर्ड एंड फिलोसफर का अनुवाद गडेरिया और दार्शनिक के नाम से श्रीधर पाठक ने किया था, जिसके मूल रचनाकार कौन थे, ग्रे। अगला है एकांतवासी योगी, और बहुत महत्वपूर्ण है। यह मूल रचना हर्मिट जो कि गोल्ड स्मिथ की लिखी हुई रचना थी, इसे एकांतवासी योगी के नाम से खड़ी बोली में अनुवाद किया श्रीधर पाठक ने सन 1886 ईस्वी में। वहीं डेजर्टेड विलेज गोल्ड स्मिथ की रचना थी, जिसका अनुवाद उजड़ ग्राम के रूप में ब्रजभाषा में किया श्रीधर पाठक ने। ट्रैवलर गोल्ड स्मिथ की रचना है, इसका भी अनुवाद श्रांत पथिक के रूप में खड़ी बोली में श्रीधर पाठक ने किया। वहीं ऋतु संहार मूल रचना कालिदास की है, जिसका अनुवाद ऋतु संहार के नाम पे ब्रज भाषा में श्रीधर पाठक ने किया। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं गडेरिया और दार्शनिक जो कि शेफर्ड एंड फिलोसफर का अनुवाद हुआ, एकांतवासी योगी हर्मिट का अनुवाद, उजड़ ग्राम डेजर्टेड विलेज का अनुवाद, श्रांत पथिक ट्रैवलर का अनुवाद, और ऋतु संहार का अनुवाद। ये सभी अनुदित ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, इसे बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। कई बार नेट की परीक्षाओं में और विभिन्न परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं। आगे श्रीधर पाठक की खड़ी बोली में मौलिक कुछ कृतियां निम्नांकित है। वनाष्टक, देहरादून, भारत गीत, जगत सच्चाई सार, स्वर्गीय वीणा,
धन विजय, सांध्य अटन, गुणवंत हेमंत, ये बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं। इन महत्वपूर्ण रचनाओं का क्रम पूछा जाता है परीक्षाओं में। जैसे श्रीधर पाठक की इन रचनाओं को क्रम के आधार पर सजाइए, तो इसे बहुत अच्छे से आप देखिएगा। इसमें विशेष रूप से सांध्य अटन, गुणवंत हेमंत या फिर वनाष्टक, ये सब महत्वपूर्ण है। इसे एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। आगे चलेंगे। आगे हम श्रीधर पाठक द्वारा ब्रज भाषा में रचित कुछ मौलिक काव्य को देखेंगे, जो इस प्रकार है। कश्मीर सुषमा 1904, मनोविनोद 1882, ये दोनों महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, कश्मीर सुषमा और मनोविनोद, जिसमें कश्मीर सुषमा विशेष रूप से महत्वपूर्ण रचना है श्रीधर पाठक की। बहुत अच्छे से इसे ध्यान रखिएगा, याद कीजिएगा। श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी की रचना लावणी या ख्याल शैली में की है तथा श्रांत पथिक की रचना रोला छंद में की है। तो श्रीधर पाठक की बात करें तो एकांतवासी योगी का जो अनुवाद इन्होंने किया है वह जो रचना शैली क्या है, तो लावणी या ख्याल शैली, ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तथा श्रांत पथिक की रचना जो की है उसका छंद क्या है, रोला छंद, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी, रोला छंद श्रांत पथिक के लिए। तथा एकांतवासी योगी में लावणी या ख्याल शैली। श्रीधर पाठक द्वारा खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता गुणवंत हेमंत है तथा खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक एकांतवासी योगी है। अर्थात खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता की बात करें तो गुणवंत हेमंत और प्रथम पुस्तक की बात करें तो एकांतवासी योगी, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से इसे याद कीजिएगा। आगे है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सन 1864 से 1938 ईस्वी का जन्म रायबरेली के दौलतपुर गांव में हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी का समय काल बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से याद रखिएगा। सन 1864 में तो रायबरेली के दौलतपुर गांव में इनका जन्म हुआ, किनका, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है कि हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। अर्थात अगर बात करें पद्य रचना की एक प्रणाली तो उनका प्रवर्तक कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी अच्छे से याद रखिएगा। वहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य में या पद्य में, दोनों में, किसको, तो खड़ी बोली को विशेष रूप से महत्व दिया है, महत्व प्राथमिकता देने की वकालत की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुदित व मौलिक लगभग 80 ग्रंथ हैं। इनके प्रमुख काव्य संग्रह निम्नांकित हैं: काव्य मंजूषा, सुमन, कान्य कुब्ज अबला विलाप, देवी स्तुति शतक, कान्य कुब्जावली व्रतम। तो ये सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसमें सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण है महावीर प्रसाद द्विवेदी की वो है काव्य मंजूषा, तो इसे अच्छे से थोड़ा ध्यान रखिएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए। यमुना के किनारे कली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका, न परकीयाओं पर प्रबंध लिखने की अब कोई आवश्यकता है और न स्वकीयाओं के गतागत की पहेली बुझाने की। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का बहुत महत्वपूर्ण कथन है कि अब क्या है कि मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए कविता का विषय। ये जो यमुना के किनारे कली कौतूहल का अद्भुत वर्णन है, ये सब कुछ अब बहुत हो चुका, बहुत नायक नायिकाओं पर लिखा जा चुका, सब कुछ हो गया। कहते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत तक कविता हो सकती है, एक भिक्षुक से लेकर के राजा पर्यंत मनुष्य तक कविता हो सकती है, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल तक कविता हो सकती है, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी तक, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। आगे देखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अनुदित काव्य जो निम्नलिखित है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कुछ अनुवाद कार्य किया था और इधर आधार उनका ग्रंथ का नाम दिया हुआ है। अनुवाद ग्रंथों में है विनय शतक, भरतृहरि, विहार वाटिका, स्नेहमाला, गंगा लहरी, ऋतु तरंगिणी। तो इन सबको बस केवल एक बार पढ़ लीजिएगा।
हम आगे चलेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध कविता सरगो नरक ठिकाना नाही, ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की सरगो नरक ठिकाना नाही परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध सन 1865 से 1947 ईस्वी को डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी और इनका समय काल देखिए, जिस प्रकार मैंने बताया था कि भारतेंदु युग के कवियों का मंडल जो था उनका क्रम बहुत महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार द्विवेदी युग में जो कवि हैं उनका क्रम भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इस क्रम को अच्छे से याद रखिएगा। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बाद अब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी आते हैं, जिनका समय 1865 रहा है। और गणपति चंद्र गुप्त ने इनको आधुनिक काल का क्या कहा है? सूरदास कहा है। किनको? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। हरिऔध ने 3 प्रबंध काव्य लिखे हैं जो इस प्रकार है। प्रिय प्रवास सन 1914 ईस्वी में, जिसमें 17 सर्ग है और इसका विषय है कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन, और ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है प्रिय प्रवास। दूसरा है पारिजात सन 1937 ईस्वी, इसमें 15 सर्ग है और इसकी विषय वस्तु है आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन। तीसरा है वैदेही वनवास सन 1941 ईस्वी, 18 सर्ग है इसमें, तथा इसमें राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा है। इस प्रकार प्रिय प्रवास, पारिजात तथा वैदेही वनवास ये तीनों प्रबंध काव्य हरिऔध की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। नेट की परीक्षाओं में कई बार इससे प्रश्न पूछा भी गया है। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम ब्रजांगना विलाप था और ये बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में प्रश्न भी बनता है कि किस रचना को ब्रजांगना विलाप के नाम से भी जाना जाता है, तो प्रिय प्रवास को जाना जाता है। और यह क्या है? तो प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। यह संपूर्ण काव्य संस्कृत वर्ण वृत्तों पर आधारित है और इसका आधार ग्रंथ अगर कोई है तो क्या है? संस्कृत के वर्ण वृत्त। आगे हम हरिऔध के अन्य प्रमुख काव्य ग्रंथों को देख लेंगे जो इस प्रकार है। कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, प्रेमांबु वारिधि, प्रेम प्रपंच, प्रेमांबु प्रश्रवण, प्रेमांबु प्रवाह, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, पद्म प्रसून, बोलचाल, रस कलश, फूल पत्ते, कल्पलता, ग्राम गीत, हरिऔध सत्सई और मर्म स्पर्श, ये सभी रचनाओं का क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं की दृष्टि से क्रम भी पूछा जाता है और जो कुछ प्रमुख रचनाएं मैं बता रही हूँ वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि चोखे चौपदे और चुभते चौपदे किसकी रचना है? तो हरिऔध की रचना है। वही रस कलश बहुत महत्वपूर्ण है। नेट की परीक्षा में कई बार इससे भी प्रश्न पूछा गया है कि रस कलश किसकी रचना है? तो हरिऔध की रचना है। फूल पत्तों पर प्रश्न पूछा गया है। ग्राम गीत, तो ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है और साथ साथ में इन सभी रचनाओं का क्रम भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सभी रचनाएं हरिऔध की है। हरिऔध द्वारा ब्रज भाषा में रचित रस कलश 1931 ईस्वी में एक रीति ग्रंथ है और ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है हरिऔध की। रस कलश सन 1931 की। आप इसे एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है। रस को कलश में भरने की रीति, अर्थात रस कलश ये रचना का नाम है और इसको भरने की रीति, तो रीति यानी कि रीति ग्रंथ है एक तरीके का ये रस कलश, तो इसे ऐसे याद कर सकते हैं। हरिऔध कृत चुभते चौपदे, चोखे चौपदे और बोलचाल मुहावरेदार भाषा में लिखा गया है। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि चुभते चौपदे और चोखे चौपदे तथा बोलचाल की भाषा क्या है? तो मुहावरेदार भाषा में है इसकी रचना। हरिऔध को कवि सम्राट तथा प्रिय प्रवास पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण है प्रिय प्रवास हरिऔध की, इसी के कारण इनको कवि सम्राट की उपाधि से विभूषित किया गया था तथा मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हुआ था। रामचरित उपाध्याय सन 1872 से 1938 ईस्वी द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार के रूप में प्रसिद्ध है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। द्विवेदी युग के सूक्तिकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो रामचरित उपाध्याय प्रसिद्ध है। इसे एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। जैसे राम के चरित्र ने
सुकून दिया, तो सुकून से सूक्तिकार और राम से रामचरित उपाध्याय। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, द्विवेदी युग के ये सूक्तिकार है, इसे अच्छे से देखिएगा। अगला है रामचरित उपाध्याय के प्रमुख कुछ ग्रंथ हैं काव्य के, वो निम्नलिखित है, जैसे रामचरित चिंतामणि, राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा, विचित्र विवाह, भारत भक्ति, देवी द्रौपदी, सूक्ति मुक्तावली। इस प्रकार इनकी रचनाओं को एक बार बस आप देख लीजिएगा। आगे मैथिली शरण गुप्त के बारे में हम पढ़ेंगे कि मैथिली शरण गुप्त का जो समय काल रहा है वो 1886 से 1964 ईस्वी रहा है और उनको आधुनिक युग का तुलसी स्वीकार किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आधुनिक युग का तुलसी किसे स्वीकार किया जाता है, तो मैथिली शरण गुप्त को स्वीकार किया जाता है। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से देखिएगा। आगे मैथिली शरण गुप्त का संक्षिप्त जीवन परिचय देख लेंगे। मैथिली शरण गुप्त का जन्म स्थान चिरगांव झांसी, पिता राम शरण दास, गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी। और बहुत महत्वपूर्ण है कि मैथिली शरण के गुरु कौन थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रथम कविता हेमंत 1905 की, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। और प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग सन 1909 ईस्वी। ये कविता ईस्वी सन के साथ याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में कई बार इससे प्रश्न भी पूछा गया है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित प्रमुख काव्य ग्रंथ निम्नलिखित है, रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, साकेत, भारत भारती, झंकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, सिंहराज, सिद्धराज, हिंदू, वैतालिक, पंचवटी। ये सभी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। केवीएस की परीक्षा में, नेट की परीक्षा में इसका क्रम कई बार पूछा गया है और रचनाएं भी पूछी जाती हैं, तो इसे विशेष रूप से देखिएगा। मैथिली शरण की सभी रचनाएं लगभग बहुत महत्वपूर्ण हैं। आगे देखेंगे हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत है। अर्थात ये कितना महत्वपूर्ण है इसको देखिए कि रामचरित के बाद अगर राम काव्य का कोई दूसरा स्तंभ माना जाता है तो मैथिली शरण गुप्त का साकेत माना जाता है। और परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है, साकेत मैथिली शरण गुप्त की, राम काव्य के बाद दूसरा स्तंभ। मैथिली शरण गुप्त को साकेत रचना की मूल प्रेरणा सन 1908 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली थी। अर्थात मैथिली शरण गुप्त को साकेत जो रचना है उसकी प्रेरणा अगर मिली थी तो सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो कि मैथिली शरण गुप्त के गुरु भी हैं, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली थी। यह लेख महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने छद्म नाम भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से प्रकाशित करवाया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ये जो लेख है, कौन सा लेख, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, इसे भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से प्रसिद्ध करवाया था। ये भुजंग भूषण भट्टाचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का छद्म नाम है, इसे अच्छे से याद रखिएगा, परीक्षाओं में कई बार इससे भी प्रश्न पूछा गया है। आगे साकेत शब्द मूलतः पाली भाषा का शब्द है। किस भाषा का, पाली भाषा का, जिसका अर्थ होता है अयोध्या। ये भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि साकेत का अर्थ क्या है, तो अयोध्या। साथ ही इसमें 12 सर्ग है। कितने सर्ग है, तो 12 सर्ग है साकेत में। इसे डॉक्टर नगेंद्र ने जनवादी काव्य कहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर नगेंद्र ने किसे जनवादी काव्य कहा है, तो साकेत को जनवादी काव्य कहा है, जिसका अर्थ अयोध्या होता है, तथा इसमें 12 सर्ग है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है। बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए ये सारी उक्तियां कि सामंजस्यवादी कवि कहा है शुक्ल जी ने किसे, मैथिली शरण गुप्त जी को। मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती रचना की मूल प्रेरणा मुसद्दसे हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी कृत भारत दर्पण की पुस्तक से प्राप्त हुई थी। अर्थात भारत भारती की अगर मूल प्रेरणा की बात की जाए तो मुसद्दसे हाली तथा भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई थी मैथिली शरण गुप्त जी को, इसे आप याद रखिएगा। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक
कवि मात्र कहा है। क्या कहा है? कौटुंबिक कवि मात्र कहा है स्वयं को मैथिली शरण गुप्त ने। इन्हें भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी है। आगे हम देख लेंगे मैथिली शरण गुप्त द्वारा अनुदित कुछ काव्य निम्नलिखित है। प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध और वृत्त संहार, ये तीनों ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध और वृत्त संहार मैथिली शरण गुप्त द्वारा अनुदित काव्य। इसे अच्छे से याद रखिएगा, परीक्षाओं में इससे प्रश्न बनते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने बांग्ला कवि माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का मधुप उपनाम से अनुवाद किया है। ये प्रश्न केवीएस की परीक्षा में पूछा भी गया था कि मधुप उपनाम से कौन रचना करते हैं, तो मैथिली शरण गुप्त जी ने मधुप उपनाम से रचना की है, अनुवाद का काम किया है। गुप्त जी ने मार्क्स की पुत्री जैनी पर जयनी नामक काव्य लिखा है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि गुप्त जी ने मार्क्स की पुत्री जैनी पर कौन सा काव्य लिखा है, तो जयनी नामक काव्य लिखा है। गुप्त जी को द्विवेदी काल में हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हरिगीतिका छंद के बादशाह कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी। इसे गीतिका गुप्त ऐसे ट्रिक करके याद कर सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। आगे द्विवेदी युग के अन्य कुछ प्रमुख कवि निम्न हैं, जैसे गिरधर शर्मा नवरत्न, लोचन प्रसाद पांडे, और ये सभी काव्य कृतियाँ हैं उनकी। परीक्षा की दृष्टि से ये थोड़ा कम महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को रोक करके एक बार इसको बस पढ़ लीजिएगा। हम आगे चलेंगे। गिरधर शर्मा ने गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट का संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किया है। किसने? गिरधर शर्मा ने। सन 1928 ईस्वी में गिरधर शर्मा ने माघ के शिशुपाल वध के 2 सर्गों का हिंदी माघ नाम से अनुवाद किया है। लोचन प्रसाद पांडे ने चित्तौड़ के भीमसेन के अपूर्व स्वत्व त्याग की कथा नंददास की रास पंचाध्यायी के ढंग पर लिखी है। लोचन प्रसाद पांडे कृत मृगी दुख मोचन में इनकी पशुओं तक पहुंचने वाली व्यापक और सर्वभूत दयापूर्ण काव्य दृष्टि का पता चलता है। लोचन प्रसाद पांडे को काव्य विनोद तथा साहित्य वाचस्पति की उपाधि प्राप्त थी। आगे हम द्विवेदी मंडल के बाहर के कुछ कवियों को कालक्रम के अनुसार देखेंगे। द्विवेदी मंडल से बाहर के कवियों का विवरण इस प्रकार है। कवि है नाथूराम शर्मा शंकर, 1859 से 1932 ईस्वी, अलीगढ़ इनका जन्म स्थान है, और इनकी रचनाएं हैं अनुराग रत्न, शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व, गर्भरंडा रहस्य, जिसमें गर्भरंडा रहस्य जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रचना है नाथूराम शर्मा शंकर की। परीक्षा की दृष्टि से इसे अच्छे से देखिएगा। आगे है बाल मुकुंद गुप्त, जो कि बहुत महत्वपूर्ण कवि है। 1865 से 1907 ईस्वी, रोहतक इनका जन्म स्थान है, और इनकी रचना है स्फुट कविता। लाला भगवान दीन 1866 से 1930 ईस्वी, फतेहपुर इनका जन्म स्थान है। इनकी मुख्य रचनाएं हैं वीर छत्राणी, वीर बालक, वीर पंचरत्न, नवीन बीन। अगले हैं राय देवी प्रसाद पूर्ण, सन 1868 से 1915 ईस्वी, जबलपुर इनका जन्म स्थान है, और इनकी प्रमुख रचनाएं धाराधर धावन, स्वदेशी कुंडल, मृत्युंजय, राम रावण विरोध, वसंत वियोग, पूर्ण संग्रह, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। आगे सैयद अमीर अली मीर, सन 1873 से 1937 ईस्वी, सागर इनका जन्म स्थान है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं उलाहना पंचक तथा अन्योक्ति शतक। अगले है कामता प्रसाद गुरु, 1875 से 1947 ईस्वी, सागर इनका जन्म स्थान है, और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भौमासुर वध, विनय पचासा, पद्य पुष्पावली, शिवाजी, दासी रानी। अगले हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी, 1883 से 1972 ईस्वी, उन्नाव इनका जन्म स्थान है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग तथा करुणा कादम्बिनी। अगले हैं रूप नारायण पांडे, इनका जन्म है 1884 ईस्वी, लखनऊ में। इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं पराग, वन वैभव,
अगले हैं राम नरेश त्रिपाठी और बहुत महत्वपूर्ण कवि 1889 से 1962 ईस्वी जौनपुर के। मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न तथा कविता कौमुदी इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना। ये सभी रचनाएं नेट की परीक्षा में पूछी जाती हैं और साथ साथ इन रचनाओं का क्रम भी पूछा जाता है, तो इसे बहुत अच्छे से याद करिएगा। आगे है ठाकुर गोपाल शरण सिंह, 1891 से 1960 ईस्वी रीवा जन्म स्थान है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं माधवी, मानवी, संचिता और ज्योतिषमती। आगे है मुकुटधर पांडे, 1895 से 1984 ईस्वी बालापुर मध्य प्रदेश इनका जन्म स्थान है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं आंसू, उद्गार, पूजा फूल और कानन कुसुम, जिसमें पूजा फूल नेट की परीक्षा या किसी भी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रचना है। पूजा फूल मुकुटधर पांडे। इस प्रकार ये सभी जो कवि आपने अभी पढ़ा ये द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि हैं। इन सभी कवियों का जीवन क्रम आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में इनका जीवन क्रम के आधार पर सजाने के लिए पूछा जाता है। आगे चलेंगे हम। नाथूराम शर्मा समस्या पूर्ति और अतिशयोक्तिपूर्ण कविता करने में बहुत प्रवीण थे। अर्थात समस्या पूर्ति और अतिशयोक्तिपूर्ण कविता करने में प्रवीण कौन थे? तो नाथूराम शर्मा थे। नाथूराम शर्मा शंकर को कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञा, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियां प्राप्त थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। नाथूराम शर्मा शंकर को कौन कौन सी उपाधियां प्राप्त थी? तो कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञा और साहित्य सुधाकर जैसी उपाधियां मिली थी। नाथूराम शर्मा शंकर कृत गर्भरंडा रहस्य एक प्रबंध काव्य है, जिसमें विधवाओं की बुरी स्थिति और देव मंदिरों के अनाचार का वर्णन किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है नाथूराम शर्मा कृत गर्भरंडा रहस्य, और साथ साथ इस प्रबंध काव्य का वर्ण विषय भी, जो कि विधवाओं की बुरी स्थिति थी उसमें और देव मंदिरों के अनाचार का वर्णन किया गया है। इसे बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। राय देवी प्रसाद पूर्ण ने सन 1902 ईस्वी में कालिदास के मेघदूत का ब्रज भाषा में धाराधर धावन शीर्षक से अनुवाद किया है। राय देवी प्रसाद पूर्ण की खड़ी बोली में रचित कविताएं निम्न हैं। अमलतास, वसंत वियोग, स्वदेशी कुंडल, नए सन का स्वागत, नवीन संवत्सर का स्वागत। आगे कामता प्रसाद गुरु बहुत महत्वपूर्ण है हिंदी में। कामता प्रसाद गुरु, तो कामता प्रसाद गुरु के प्रसिद्धि का मूलाधार उनकी हिंदी व्याकरण है। आपने भी ये सुना होगा कामता प्रसाद गुरु का नाम और उनकी हिंदी व्याकरण। तो इन्हें हिंदी भाषा का पाणिनि भी कहा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हिंदी भाषा का पाणिनि किसे कहा गया है? तो कामता प्रसाद गुरु को कहा गया है। और कामता प्रसाद गुरु का संबंध किससे है? तो हिंदी व्याकरण से है। कामता प्रसाद गुरु का भौमासुर वध और विनय पचासा ब्रज भाषा में है तथा पद्य पुष्पावली खड़ी बोली में है। ये भौमासुर वध याद रखिएगा, कभी कभी परीक्षाओं में इससे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो भौमासुर वध किसका है? कामता प्रसाद गुरु का है। आगे देखेंगे गया प्रसाद शुक्ल श्रृंगारिक कविताएं सनेही उपनाम से लिखते थे। किस उपनाम से? तो सनेही उपनाम से लिखते थे। कौन? गया प्रसाद शुक्ल। तथा राष्ट्रीय भावनाओं की कविताएं त्रिशूल उपनाम से लिखते थे। कौन? गया प्रसाद शुक्ल। तो इस प्रकार गया प्रसाद शुक्ल सनेही नाम से श्रृंगारिक कविताएं और त्रिशूल के नाम से राष्ट्रीय भावनाओं की कविताएं लिखते थे। ये महत्वपूर्ण है दोनों, इसे अच्छे से याद रखिएगा। आगे गया प्रसाद शुक्ल सनेही खड़ी बोली में कवित्व और सवैया छंदों का प्रयोग करने में बहुत प्रवीण थे। राम नरेश त्रिपाठी स्वच्छंदतावाद के दूसरे प्रसिद्ध कवि है। बहुत महत्वपूर्ण है कि स्वच्छंदतावाद के दूसरे प्रसिद्ध कवि कौन है? राम नरेश त्रिपाठी जी। राम नरेश त्रिपाठी ने मिलन, पथिक और स्वप्न शीर्षक से 3 काल्पनिक खंड काव्य लिखा है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मिलन, पथिक और स्वप्न राम नरेश त्रिपाठी की रचना है, जो कि एक खंड काव्य है, 3 काल्पनिक खंड काव्य है। तो इसे बहुत अच्छे से याद रखिएगा। राम नरेश त्रिपाठी कृत मानसी इनकी फुटकर कविताओं का संग्रह है। मानसी क्या है? तो फुटकर कविताओं का संग्रह है राम नरेश त्रिपाठी जी की। वहीं राम नरेश त्रिपाठी जी ने कविता कौमुदी नामक शीर्षक से 8 भागों में ग्राम गीतों, उर्दू
उर्दू, बांग्ला एवं संस्कृत की कविताओं का संकलन एवं संपादन किया है। 8 भागों में, याद रखिएगा, कविता कौमुदी का संपादन हुआ है और किसके माध्यम से? राम नरेश त्रिपाठी के माध्यम से, जिसका वर्ण विषय भी कि ग्राम गीतों, उर्दू, बांग्ला एवं संस्कृत की कविताओं का ये संकलन है। तो इसे बहुत अच्छे से याद करिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये। वहीं मुकुटधर पांडे को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। ये कई बार कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक किसे स्वीकार किया है? तो मुकुटधर पांडे को स्वीकार किया है। मुकुटधर पांडे लोचन प्रसाद पांडे के अनुज थे। इन्हें पांडे बंधु भी कहा जाता था। तो पांडे बंधु के नाम से कौन जाने जाते थे? मुकुटधर पांडे तथा लोचन प्रसाद पांडे। मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे द्विवेदी युग के प्रसिद्ध प्रगीतकार माने जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि द्विवेदी युग के प्रसिद्ध प्रगीतकार कौन कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त है और मुकुटधर पांडे जी हैं। आगे हम द्विवेदी काल में कुछ ब्रजभाषा काव्य को देखेंगे काल क्रम के अनुसार, जिसमें सबसे पहले जगन्नाथ दास रत्नाकर का संक्षिप्त जीवन वृत्त हम देखेंगे। जगन्नाथ दास रत्नाकर का मूल नाम है जगन्नाथ दास। 1866 से 1932 ईस्वी इनका समयकाल है। इनके पिता पुरुषोत्तम दास हैं, गुरु नवनीत लाल चतुर्वेदी जी हैं और उपनाम रत्नाकर है। रत्नाकर उर्दू में जकी उपनाम से कविता करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उर्दू में रत्नाकर जी किस नाम से कविता करते हैं? तो जकी के नाम से कविता करते हैं। वही रत्नाकर जी की प्रमुख काव्य कृतियों को देख लेंगे, जो इस प्रकार है: गंगावतरण, उद्धव शतक, हरिश्चंद्र, हिंडोला, श्रृंगार लहरी, कालकाशी और वीराष्टक इनकी प्रमुख रचना है, जिसमें हिंडोला बहुत महत्वपूर्ण है। नेट की परीक्षा में कई बार पूछी भी गई है, आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त गंगावतरण, उद्धव शतक भी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। कभी कभी इससे प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। रत्नाकर ने अंग्रेजी विद्वान पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दर्श शीर्षक से अनुवाद किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है नेट की परीक्षा या किसी भी परीक्षा की दृष्टिकोण से कि रत्नाकर जी ने क्या किया था? अंग्रेजी विद्वान पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दर्श के नाम से अनुवाद किया था। सत्यनारायण कविरत्न सन 1880 से 1918 ईस्वी की समस्त रचनाओं का संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने हृदय तरंग शीर्षक से प्रकाशित करवाया है। बहुत महत्वपूर्ण है हृदय तरंग, जिसमें सत्यनारायण कविरत्न की रचनाएं हैं और बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने इसका प्रकाशन करवाया है। आगे कविरत्न की प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार है, जिसमें भ्रमरदूत और प्रेमकली महत्वपूर्ण है। भ्रमरदूत कई बार नेट की परीक्षाओं में पूछा गया है, तो ये किसका है? सत्यनारायण कविरत्न जी की प्रसिद्ध रचना है भ्रमरदूत। इसे अच्छे से देखिएगा। आगे है कविरत्न ने भवभूति के उत्तर रामचरित और मालती माधव तथा लॉर्ड मैकाले के अंग्रेजी खंड काव्य होरेसस का ब्रजभाषा में अनुवाद किया है। तो कविरत्न ने कई रचनाओं का अनुवाद भी किया है, इसको एक बार अच्छे से देखिएगा, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। आगे हम देखेंगे द्विवेदी युगीन कुछ महत्वपूर्ण कवि और उनके महाकाव्य हैं, जैसे द्वारका प्रसाद मिश्र कृष्णायन, बलदेव प्रसाद मिश्र साकेत संत, उदय शंकर भट्ट तक्षशिला, प्रताप नारायण पुरोहित नल नरेश, गुरु भक्त सिंह नूरजहां विक्रमादित्य, अनूप शर्मा सिद्धार्थ शर्वाणी और वर्धमान, श्याम नारायण पांडे हल्दी घाटी जौहर। ये बहुत महत्वपूर्ण है श्याम नारायण पांडे की दोनों रचनाएं हल्दी घाटी और जौहर परीक्षा की दृष्टि से, और ये महाकाव्य है। मोहनलाल महतो का आर्यावर्त, हरदयालु सिंह का दैत्यवंश और रावण। आगे हम द्विवेदी युगीन कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को देखेंगे, जिसमें सर्वप्रथम श्रीधर पाठक की कुछ काव्य पंक्तियों को देखेंगे। निज भाषा बोलहु लिखहु पढ़हु गुनहु सब लोग, करहु सकल विषयन विषय निज भाषा उपजोग। अगला, वंदनीय व देश जहाँ के देशी निज अभिमानी हो, वंधवता में बंधे परस्पर परता के अज्ञानी हो। अगला, जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। अगला, प्रकृति यहाँ एकांत बैठी निज रूप संवारती, पल पल पलटती भेष क्षणिक छवि छिन छिन धारती। अगला,
लिखो ना करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद। अगला, नाना कृपाण निज पानी लिए, विपु नील वसन परिधान किए, गंभीर घोर अभिमान हिए, छकी पारी जात मधुपान किए। अगला, विजन वन प्रांत था, प्रकृति मुख शांत था, अटन का समय था, रजनी का उदय था। अगला, कहीं पे स्वर्गीय कोई बाला, सो मंजू वीणा बजा रही है, सुरों के संगीत की सी कैसी सुरीली गुंजार आ रही है। अगला, इस भारत में बन पावन, तू ही तपस्वियों का तप आश्रम था, जग तत्व की खोज में लग्न जहाँ, ऋषियों ने अभग्न किया श्रम था। आगे हम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को देखेंगे। सुरम्य रूपे रस राशि रंजिते, विचित्र वर्णाभरणे कहाँ गई, अलौकिकानंद विधायनी महा, कविंद्र कांते कविते अहो कहाँ, मांगल्य मूलमय वारिद वारी वृष्टि। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, विशेषकर ये दो प्रमुख पंक्तियां हैं, बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। सुरम्य रूपे रसराजी रंजिते, विचित्र वर्णाभरणे कहाँ गई, और ये पंक्तियां हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। इसे बहुत अच्छे से देखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला, तुम ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैलराज महाराज, बिना तुम्हारे हो जाते हम दाना दाना को मोहताज। अगला, श्री युक्त नागरी विहारी दशा तिहारी, होवे विषाद मन माही अतीव भारी। अगला, भैंसी भवानी के तब सेवा लागे, करन पढ़वगा छूटी, बटवन दूध दुहा इन हाथन धार न कबहू दुहत मा टूटी। अगला, सारी प्रजा निपड़ दीन दुखी जहाँ है, कर्तव्य क्या ना कुछ भी तुमको वहाँ है। अगला, अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध की कुछ काव्य पंक्तियों को देखेंगे। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध की, इसे बहुत अच्छे से याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, लख मुख जिसका मैं आज लौ जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। अगला, रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय, कलिका राकेन्दु बिंबानना, तनवंगी कल हासिनी, सुरसिका क्रीड़ा कला पुत्तली। अगला, शोभा वारिधि की अमूल्य मणि सी, लावण्य लीलामयी, श्री राधा मृदु भाषिणी, मृग दृगी माधुर्य सन्मूर्ति थी। अगला, धीरे धीरे दिन गत हुआ, पद्मिनी नाथ डूबे, आई दोषा फिर गत हुई, दूसरा वार आया। अगला, क्यों पले पीर कर किसी को तू, है बहुत पालिसी बुरी तेरी, हम रहे चाहते पटाना ही, पेट तुझसे पटी नहीं मेरी। अगला, चार डग हमने भरे तो क्या किया, है पड़ा मैदान कोसों का अभी। तो आप देख सकते हैं ये सभी काव्य पंक्तियां अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध की है, इसे एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। आगे हम मैथिली शरण गुप्त जी की कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को देखेंगे, जिसमें हम सर्वप्रथम मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती की प्रमुख काव्य पंक्तियों को देखेंगे, जिसमें है भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल कहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं भारत भारती से मैथिली शरण गुप्त की। इन सभी पंक्तियों को अच्छे से याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं, केवीएस की परीक्षा में ये पंक्तियां पूछी भी गई थी, बहुत अच्छे से देखिएगा इन सबको। अगला, केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये देखिए मैथिली शरण गुप्त की बहुत महत्वपूर्ण काव्य पंक्ति है, परीक्षा में कई बार इससे प्रश्न भी पूछा गया है।
अगला, क्षत्रिय सुनो अब तो कुयश की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन और धन भेंट दो। वैश्यों सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं पार है क्या क्लेश का। ये सभी महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती से है। ऐसे भी प्रश्न पूछते हैं कि ये काव्य पंक्तियाँ किस रचना से ली गई है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। आगे हम साकेत से कुछ रचनाओं की काव्य पंक्तियों को देखेंगे जो महत्वपूर्ण है। राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या, तब मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करे, तुम ना रमो तो मन तुम में रमा करे। अगला, भव में नव वैभव व्याप्त कराने आया, नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया, संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं मैथिली शरण गुप्त की, इसको अच्छे से देखिएगा। भव में नव वैभव व्याप्त कराने, नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया हूँ। अगला, पहले आँखों में थे मानस में कूद मग्न प्रिय अब थे, छींटे वहीं उड़े थे बड़े बड़े अश्रु वे कब थे। अगला, सखी नील नभस्सर से उतरा या हंस आहा, तरता तरता अब तारक मौक्तिक शेष नहीं, निकला जिनको चरता चरता। अगला, घटना हो चाहे घटा उठ नीचे से नित्य, आती है ऊपर सखी छा कर चंद्रादित्य, छा कर चंद्रादित्य। अगला, वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह धनी। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं साकेत की, जो कि उर्मिला की वेदना पर बनाई गई, जो कि उर्मिला की वेदना को व्यक्त करती है। मैथिली शरण गुप्त की बहुत महत्वपूर्ण ये काव्य पंक्तियां हैं, इसे अच्छे से देखिएगा। वेदने तू भी भली मिली, साकेत से, मैथिली शरण गुप्त की। अगला, हा मेरे कुंजों का कूजन रोकर निराश होकर सोया, वह चंद्रोदय उसका उड़ा रहा है धवल वसन सा धोया। अगला, मेरे चपल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। केवीएस की पीजीटी परीक्षा में ये पूछी भी गई थी काव्य पंक्तियां। मैथिली शरण गुप्त की साकेत की रचना है, उर्मिला के बारे में व्यक्त की गई है। बहुत महत्वपूर्ण है काव्य पंक्तियां, अच्छे से इसे देखिएगा। आगे है, सखी निरख नदी की धारा, ढलमल ढलमल चंचल अंचल, झलमल झलमल तारा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ढलमल ढलमल चंचल अंचल, झलमल झलमल तारा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। साकेत की रचना है, काव्यकृति है मैथिली शरण गुप्त की। ओ मेरे मानस के हास, खिलस सहस्त्र दल सरस सुवास। अगला, सजनी रोता है मेरा गान, प्रिय तक नहीं पहुंच पाती है उसकी कोई तान। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। लक्ष्मण के प्रति उर्मिला की वेदना है। मैथिली शरण गुप्त की साकेत की काव्य पंक्तियां हैं, बहुत अच्छे से इसे याद रखिएगा। आगे है, बस इसी प्रिय कानन कुंज में, मिलन भाषण के स्मृति पुंज में, अब है छोड़ मुझे तुम दीजियो, आसन रोदन से ना पसीजियो। तो इस प्रकार हमने साकेत की बहुत महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को देखा, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई। इन सबको बहुत अच्छे से देखिएगा, प्रश्न इनसे जरूर बनेंगे परीक्षाओं में। आगे हम देखेंगे यशोधरा से मैथिली शरण गुप्त जी की कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को, जिसमें सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा से। अगला, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण काव्य पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा से। आगे हम पंचवटी की कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को देखेंगे। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी छिटक रही है अवनी और अंबर तल में। पंचवटी से ली गई मैथिली शरण गुप्त जी की ये बहुत महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं। चारों चंद्र की चंचल किरणें, इसे बहुत अच्छे से याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण बनती है। आगे नाथूराम शर्मा शंकर की कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को देखेंगे। देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा,
प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। अगला, छड़ी धार छैल छबीले बनो, रंगीले रसीले फबीले बनो, न चूको भले भोग भोगी बनो, किसी बेड़नी के वियोगी बनो। अगला, भड़क भुला दो भूतकाल की, सजिए वर्तमान के साज, फैशन फेर इंडिया भर के, गोरे गॉड बनो ब्रजराज। शंकर नदी नद नदी सन के, नीरन की भाप बन अंबर ते ऊंची चढ़ जाएगी। तो इस प्रकार नाथूराम शर्मा शंकर की ये सभी काव्य पंक्तियाँ थी। आगे हम राम नरेश त्रिपाठी जी की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को देखेंगे। गंध विहीन फूल हैं जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन, यूं ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। अगला, प्रेम स्वर्ग है, स्वर्ग प्रेम है, प्रेम अशंक अशोक, ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है, प्रेम हृदय आलोक। अगला, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है, काव्य पंक्तियाँ हैं राम नरेश त्रिपाठी जी की, इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। आगे है, देश प्रेम व पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है राम नरेश त्रिपाठी की काव्य पंक्ति, इसे भी अच्छे से देखिएगा। अगला, पराधीन रहकर अपना सुख शोक ना कह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ हैं, नेट की परीक्षा में पूछी भी गई है कई बार राम नरेश त्रिपाठी जी की। आगे हम जगन्नाथ दास रत्नाकर की कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को देखेंगे। नंद और जसुमती के प्रेम पगे पालन की, लाड़ भरे लालन की लालच लगावती। ये पंक्तियाँ थोड़ी महत्वपूर्ण है, कभी कभी परीक्षाओं में देखी जाती है, तो इसे एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अगला, रूप रस पिवत अघात ना होते जो तब, सोई अब आंसू वह उबरी गिरी बौ करे। अगला, भेजे मन भावन के उधव के आवन की, सुधी ब्रज गावनी मैं पावन जबे लगी। अगला, दीन दशा देखी ब्रज बालनी की उधव की, गरिगो गुमान ज्ञान गौरव गुठाने से। अगला, कान्न दूत के धौ ब्रह्म दूत में पधारे आप, धारे प्रण फेरन कौमति ब्रजबारी की। तो इस प्रकार ये सभी मुख्य काव्य पंक्तियाँ जगन्नाथ दास रत्नाकर की हैं। आगे हम सत्यनारायण कविरत्न जी की प्रमुख काव्य पंक्तियों को देखेंगे। अलबेली कहु बेली, द्रुमन सो लिपटी सुहाई, धोए धोए पातन की अनुपम कमनाई, लखी व सुषमा जाल लाल निज बिन नंद रानी, हरी सुधी उमड़ी घुमड़ी तन और अति अकुलानी। अगला, कौने भेजो दूत पूत सौ बिथा सुनावे, बातन में बहराई जाई ताको यहाँ लावे। अगला, नित नव परत अकाल काल को चलत चक्र चहु, जीवन को आनंद ना देखियो जात यहाँ कहू। अगला, जे तजी मातृभूमि सो ममता होत प्रवासी, तिन है विदेशी तंग करत दे विपदा खासी। अगला, पढ़ी ना अक्षर एक ज्ञान सपने ना पायो, दूध दही चाटन में सबरों जन्म गमायो। अगला, नारी शिक्षा निरादरत जे लोग अनारी, ते स्वदेश अवनति प्रचंड पातक अधिकारी। तो इस प्रकार आज हमने पूरा द्विवेदी युगीन कालीन जो भी रचनाएं थी, जो काव्य थे, पूरा द्विवेदी युग काल समाप्त कर लिया है, पढ़ लिया है। अगली वीडियो में हम छायावाद से प्रारंभ करेंगे। तो इस प्रकार चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से करते रहिए। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में छायावाद के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।